So here we are going to discuss the remaining two fat soluble vitamin. One is vitamin E, also called alpha tocopherol, and another is vitamin K. अगर हम पहले विटामिन ई की बात करें तो इट इज कंसिडर एज द मोस्ट पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। ये याद रखें कि विटामिन ई इट एक्ट एज द मोस्ट पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। वैसे एक निमोनिक है एस, ACE। विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये तीनों विटामिन ऐसे हैं विच एक्ट एज द एंटीऑक्सीडेंट, जिसके अंदर जो विटामिन ई हमने देखा इट इज कंसिडर एज द मोस्ट पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। तो इसी एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी की वजह से विटामिन ई क्या क्या काम करता है कि बिकॉज ऑफ इट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इट प्रोटेक्ट द पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड PUFA फ्रॉम पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ये पूफा को आगे टूटने से बचाते हैं, क्योंकि अगर ये एसेंशियल फैटी एसिड पर ऑक्सीडेशन में चले गए तो इनका जरा जो टेस्ट होता है वो खराब हो सकता है या इसमें से कुछ स्मेल आ सकती है विच इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो विटामिन ई पूफा को उसमें से खराब होने से बचाता है। सेकंड फीचर हम याद रख सकते हैं, इट प्रोटेक्ट द LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, उसको से बचाता है। थर्ड, इट प्रोटेक्ट RBC फ्रॉम hemolysis बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट है कि ये आरबीसी को जो भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उससे बचाता है एंड फ्रॉम द हीमोलाइसिस। एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इट प्रिजर्व एंड मेंटेन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेट्स। जो गोनेट्स हैं उसकी जर्मिनल एपिथेलियम को ये मेंटेन रखता है। तो हम देख सकते हैं कि अपनी एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से इसका बहुत मेजर रोल है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को पर ऑक्सीडेशन से बचाएगा, LDL को ऑक्सीडेशन से बचाएगा, RBC को हीमोलाइज नहीं होने देगा, और जो गोनेट्स है उसकी एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम को मेंटेन करे। तो हम इसी के बाद पे देखें कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो दो फीचर तो हम यहीं से याद रख सकते हैं कि एज इट मेंटेन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द गोनेट्स, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई देन इट मे लीड टू इनफर्टिलिटी, जिसके कारण विटामिन ई इज आल्सो नोन एज एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन। एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन भी है। दूसरा, ये आरबीसी को बचाता है हीमोलाइसिस से। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई देन ऑब्वियसली इट लीड टू, यू कैन रिमेंबर, हीमोलिटिक एनीमिया। ये चीज याद रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसकी डेफिशिएंसी से वी गेट एक्सोनल डीजनरेशन। एक्सॉन्स वो होते हैं जो आगे नर्व इंपल्स को भेजने का काम करते हैं। तो अगर एक्सॉन्स ही आपके डिग्रेड हो गए तो इट देयर इज अ पुअर नर्व कंडक्शन, की जो आपके नर्व इंपल्स हैं वो आगे नहीं जाएंगे। दूसरा, इसकी डेफिशिएंसी लीड टू पेरीफेरल न्यूरोपैथी, कि जो आपकी पेरीफेरल नर्व्स है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाएगी। तो इससे इट मे लीड टू द वाइट बेस गेट, या जो पर्सन है वो प्रॉपर चल नहीं पाएगा, उसके अंदर कुछ नमनेस वगैरह देखने को मिलेगी। एंड ऑल्सो इट अफेक्ट्स द आई, इट रिजल्ट इन पिगमेंटेड रेटिनोपैथी, मीन्स कि देयर इज अ डीजनरेशन ऑफ द रेटिना, जिससे द पेशेंट मे हैव प्रॉब्लम इन सीइंग। ऑल्सो देयर इज निस्टैग्मस विच इज कॉल्ड निस्टैग्मस, विच इज द इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द आईबॉल, कि आईबॉल का एकदम से अपने आप ही चलता रहेगा। एंड ऑल्सो वन कंडीशन ऑफ थैल्मोप्लीजिया, कि जो आई की मसल्स हैं दे मे गेट पैरालाइज। तो आप देख सकते हैं कि विटामिन ई बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी,
कि इसकी वजह से पहले यू कैन रिमेंबर कि इनफर्टिलिटी हो सकती है, हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, देयर मे गेट एक्सोनल डीजनरेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एंड वी ऑल्सो गेट द पिगमेंटेड रेटिनोपैथी, निस्टैग्मस एंड ऑप्थेल्मोप्लेजिया। तो ये था आपका सारा विटामिन ई के बारे में। अब हम बात करें विटामिन के बारे में। तो विटामिन के जो नाम आया है, इट इज फ्रॉम द जर्मन वर्ड के एग्यूलेशन विटामिन, मतलब इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड के गुलूशन विटामिन। तो ये विटामिन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन या फॉर क्लॉटिंग फैक्टर्स। सबसे पहले विटामिन के की बात करें तो इट इज कंसिडर एज नेप्थोक्यूनॉन डेरिवेटिव्स, और अलग अलग सोर्स है जी। विटामिन के वन वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, नाम हो जाएगा जी फाइलोक्यूनॉन। विटामिन के टू वी गेट फ्रॉम ह्यूमन intestine flora, and the name is menaquinone. And vitamin K3 is synthetic in nature and it is called menadiol. तो ये अलग अलग सोर्स हैं और आपने नाम देखे ना। What is the biochemical role of vitamin K? Please remember the most important role is synthesis and activation of 4 clotting factor। कौन कौन से? 2, 7, 9 and 10। 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9 and 10, ये 4 क्लॉटिंग फैक्टर के ये एक्टिवेशन करता है। बेसिकली यहाँ विटामिन के इट एक्ट एज ए कोएंजाइम ऑफ द एंजाइम पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो आप ये देखिए कि ये इनिशियली ऑल क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से? ये चारों 2, 7, 9 and 10, they initially synthesize as inactive precursors which contain glutaminyl residue। कि जो चारों क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं इनिशियली ये एक इनएक्टिव प्रीकर्सर्स के पास होते हैं और उसके पास होता है जी ग्लूटामिल रेसिड्यू, ग्लूटामिक एसिड। अगर मैं उसकी कार्बोक्सिलेशन कर दूं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, और विटामिन के यहाँ पर एक को एंजाइम की तरह काम करता है फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस ग्लूटामिक एसिड। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि द नाउ द कार्बोक्सिलेटेड ग्लूटामियल residue now is capable of activating these clotting factors and they give the tendency to bind with the calcium and do the clotting factor, जो आप clotting कर पाएंगे। तो आप ये याद रख सकते हैं कि बेसिकली ये जो 4 क्लॉटिंग फैक्टर हैं अगर मैं उसकी कार्बोक्सिलेशन कर दूं तो ये जो चारों क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो अपनी एक्टिव स्टेट में आ जाएंगे। तो विटामिन के ने क्या मदद करी कि बेसिकली विटामिन के हेल्प इन गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, और ये एक किस्म से पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है कि जब ये हमारा ट्रांसलेशन जब प्रोटीन्स बन जाता है तो उसके बाद वी हैव लर्न 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, तो उसके अंदर एक कार्बोक्सिलेशन भी है। तो विटामिन के का क्या रोल है कि बेसिकली इट इज डूइंग द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय डूइंग द कार्बोक्सिलेशन, और जिसकी मदद से ये चारों क्लॉटिंग फैक्टर अपने एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं एंड दे हेल्प इन डूइंग द क्लॉटिंग। अब इसका एक क्लिनिकल सिनेरियो भी हम देख लेते हैं कि वी यूज डाइकोमेरॉल एंड वारफेरिन, बेसिकली दे यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट। तो डाइकोमेरॉल एंड वारफेरिन क्या करते हैं कि दे इनिबिट दिस गामा कार्बोक्सिलेशन बिकॉज दे हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द विटामिन के। जैसे विटामिन के फाइलोक्विनोन के साथ रिएक्ट करके इनको एक्टिव कर देता है, वैसे विटामिन के की जगह ये दोनों ड्रग्स उसके साथ जुड़ जाती हैं एंड दे बेसिकली इनिबिट द कोगुलेशन, तो दे कैन बी यूज एज एंटीकोगुलेंट्स, ये याद रखें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन के की तो व्हाट यू गेट। प्लीज रिमेंबर कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन के इट लीड टू हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न।
तो इसके अंदर जैसे न्यू बॉर्न के अंदर हम ये माने कि एक स्टीराइल गट रहता है और वहां पर एंड विटामिन के इज द फैट सॉल्युबल विटामिन, तो उसकी वजह से और विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो इन द अर्ली डेज न्यू बॉर्न यू सी सम ब्लीडिंग टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। ऑल्सो अगर हम बात करें इफ विटामिन के डेफिशिएंसी ऑकर इन चिल्ड्रन एंड adults, so the deficiency manifests as easy bruising and इकाइमोसिस। मतलब क्या है कि जो ये ब्लड वेसल्स या कैपिलरी है ये रप्चर हो जाएंगे, तो स्किन और कनेक्टिव टिश्यू के नीचे ये ब्लड इकट्ठा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ब्रूजिंग, पिन पॉइंट पार्टिकल और ये लॉन्ग पैच इकाइमोसिस ये देखने को आपको मिलेंगे। एंड ऑल्सो पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग वी कैन ऑल्सो अप्रिशिएट। ऑल्सो एक और हमें मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा कि ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी देयर इज वी गेट prolongation of prothrombin time and please remember delayed clotting time, ये भी हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने में मदद कर सकता है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इट ऑल्सो गेट प्रोलॉन्ग्ड एंड देयर इज डिलेड क्लॉटिंग टाइम, वो भी हमें देखने को मिलेगा। So this is all we have learned about the two vitamins, vitamin E and vitamin K। एक थोड़ा सा आपसे कुछ पुरानी मेमोरी शेयर कर लें कि अगर मैं बात करूं कि टोटल क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, तो वी लर्न कि देयर आर ऑड नंबर, देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। और हम कुछ इस तरह से याद रख सकते थे, एक अलग से निमोनिक है कि फेस पर तेरे चुनरी लहराई, फिर एक पॉज, पर इस चुनरी से प्यारा है फेस। तो इस तरह से आप भी कुछ प्लॉटिंग फैक्टर्स का निमोनिक याद रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ई एंड के। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन।